Good morning, everyone. Good morning. Good morning, Deepak. Good morning, Priyanka. Good morning, Prachi. चलिए एक बार देखते हैं। आज इसको कंप्लीट करना ही है हमें, है ना? तो सेक्शन 7 है। आज कल हमने स्टार्ट किया था डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को जो पैसा देना है उसका डिटर्मिनेशन। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट अराइज होता है रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी, रिगार्डिंग कि अमाउंट मतलब कैलकुलेशन पार्ट पे या फिर एप्लीकेबिलिटी पे, तो अथॉरिटी शेल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिज केस टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दैट इज अथॉरिटी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपके ऊपर एक्ट नहीं लगेगा, आप अपने फेवर में रिप्रेजेंटेशंस दीजिए। फिर अथॉरिटी शेल हैव द फॉलोइंग पावर। फिर हमने करा रिव्यू ऑफ ऑर्डर पास्ड। जो अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया उस पर रिव्यू फिर से हो सकता है अगर कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है तो, है ना? इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलता है या मिस्टेक साफ साफ दिख रही थी मतलब उन रिकॉर्ड्स को देखने के बाद ये मिस्टेक, मतलब लेटर ऑन उसने देखे होंगे रिकॉर्ड्स तो उसको पता लगा यार ये तो गलत डिसीजन पास हो गया। तो उस केस में अथॉरिटी खुद से या किसी की एप्लीकेशन लगाने पे वो या तो रिजेक्ट कर देगी प्रीवियसली पास्ड ऑर्डर को या फिर उसको रिव्यू करने का ऑर्डर दे देगी, राइट? इसके अलावा हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द एस्केप्ड अमाउंट। ये क्या है? जैसे एक तो सबसे पहली बात, रीओपन कब तक कर सकते हो? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ 7A एंड 7B ऑर्डर। और उसके बाद भी रीजन टू बिलीव है कि बाय रीजन ऑफ ओमिशन और फेलियर ऑन पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा एम्प्लॉयर ने, उसकी वजह से इसकी लाइबिलिटी कुछ और ही बननी थी, हमने कुछ और ऑर्डर दे दिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट है इसको पे करना पड़ेगा, दैट इज एस्केप्ड अमाउंट। फिर ईपीएफ एपिलेट ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। आप अथॉरिटी के डिसीजन से नाखुश हैं तो आप एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले डिपॉजिट कराना पड़ेगा 75% ऑफ द अमाउंट, है ना? और ये क्या करेगा? या तो कंफर्म करेगा या मॉडिफाई करेगा या रेफर बैक कर देगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों। ये जो आप पढ़ेंगे हम सेक्शन 10 दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है तो आप तरीके से इसको देखिएगा। क्या है? अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फंड शेल नॉट in any way be capable of being assigned or charged or liable to attachment। क्या बोल रहे हैं कि जितना भी पैसा एम्प्लॉय के मेंबर के फंड में पड़ा हुआ है ना, कोई सा भी फंड, चाहे प्रोविडेंट हो, चाहे पेंशन हो, चाहे ये डिपॉजिट लिंक्ड हो, जो भी है, जो भी अभी हमने पढ़ा, तो किसी में भी ये जो पैसा पड़ा हुआ है दैट शुड नॉट बी अटैच्ड इन एनी वे। मतलब कई बार क्या होता है कहीं किसी केस में, मतलब नॉट इन पीएफ एक्ट, नॉट इन पेंशन फंड, इन सब की बात नहीं कर रहे हम, किसी भी कोर्ट या किसी भी डेकरी में, ऑर्डर बोलते हैं डेकरी को, तो किसी भी ऑर्डर या कोर्ट ने कभी भी ये ऑर्डर नहीं पास करना है कि ये जो इस एम्प्लॉय का
इस एम्प्लॉय पे बाकी सारे आप प्रोसिक्यूशन या पेनल्टी लगा लो, बट इसका पैसा पीएफ वाला आप कभी अटैच नहीं करोगे। अटैच करने का मतलब है, मान लो एम्प्लॉय इज इनकेपेबल ऑफ पेइंग, है ना, वो दे नहीं पा रहा पैसा, मतलब आपके ऊपर कोर्ट ने कोई लाइबिलिटी लगाई थी और वो लाइबिलिटी आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो इन एनी केस ये पीएफ वगैरह का पैसा आप अटैच नहीं कर सकते हो। ये ऑर्डर कोई भी कोर्ट नहीं दे सकता है। तो बोला है शेल इन नॉट इन एनी वे बी केपेबल ऑफ बीइंग असाइंड, इस पैसे को आप असाइन भी नहीं कर सकते हो कि ये पैसा आप इस क्रेडिटर को दे दो या उसको दे दो, नहीं। और चार्ज गिरवी भी नहीं रख सकते हो। और लाइबल टू अटैचमेंट, किसी भी लाइबिलिटी को क्लियर करने में अटैच भी नहीं कर सकते हो। तो दिस वॉज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट। इसके अलावा भी है, मैं स्कैनर आपको पढ़ाना चाहती हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है जून 2011 में, है ना। क्या क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैचमेंट, ईपीएफ एक्ट 1952। तो देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैचमेंट क्या है। द प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय इज फॉर हिज सिक्योरिटी इन ओल्ड एज, सही बात है। Hence, the following protections are given to provident fund money, which is to the credit of employee. Employee के वो member के credit provident fund account में जितना भी पैसा है, उसको ये protection दी गई है। क्या? पहली, the amount standing to the credit of any member in the fund or of any exempted employee in a PF shall in not in any way be capable of assigned or charged. सीधी सी बात है, आप असाइन नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते उस पैसे को। The amount shall not be liable to attachment, दूसरी बात अटैच नहीं कर सकते हो, हमने तीनों एक साथ लिख दिया। It shall not be assigned, charged or attached. तीसरा देख लो, the official assignee appointed under the Presidency Towns Insolvency Act or any receiver appointed under the Provisional Insolvency Act is not entitled to have any claim on such amount. The protection is applied to the PF fund, pension and insurance amounts receivable by employee under this scheme. बोला है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होगा। ऑब्वियसली ऑफिशियल असाइनी ये काम करता है ना, उसकी एसेट बेचता है, उसकी लाइबिलिटी का पेमेंट करता है। तो वो जो ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट हुआ है अंडर द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, या फिर वो जो रिसीवर अपॉइंट हुआ है अंडर द प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट, एक्ट के नाम है, is not entitled to claim to have any claim. वो इस पैसे को छुएगा भी नहीं, इस पैसे को लाइबिलिटी का पेमेंट करने में यूज नहीं लेगा इन एनी वे। तो उसको भी मना कर दिया गया कि आप आइए बट इस पैसे के अलावा कुछ सब कुछ बांट दो, इस पैसे को आप नहीं बांट हाथ लगाओगे। इस पैसे को किस किस को, प्रोविडेंट फंड को, पेंशन के पैसे को, और जो इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव हुआ था उसको। मतलब तीनों एक्ट हो गए, प्रोविडेंट फंड एक्ट, पेंशन स्कीम एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, तीनों चीजों को आप हाथ नहीं लगाएंगे। तो दिस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैचमेंट। 4 मार्क्स में देखो कितना बड़ा तो आंसर, सजेस्टेड आंसर है ये, दिस इज सजेस्टेड आंसर। और आप कितना सा लिखते हो 4 मार्क्स में, और एकदम टू द पॉइंट बात करिए। मैं आपको ये नहीं बोल, मैं आपको बोल रही हूँ 3 पॉइंट्स आप याद करो ना। आप लिखो असाइन नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, अटैच नहीं कर सकते, 3 अलग-अलग बातें लिखो। लास्ट बात में ये लिखो कि ऑफिशियल असाइनी जो अपॉइंट हुआ है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में, या फिर वो जो रिसीवर अपॉइंट हुआ है प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट में, वो किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकता ऑन सच अमाउंट। इज दिस क्लियर? आपको समझ आ रहा है ये क्या चल रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैचमेंट क्या है?
चलिए ठीक है ना। तो ये था स्कैनर का पोर्शन। एक बार थोड़ा सा स्कैनर करते हैं यार एक्चुअली। ओहो, चलो पहले कोर्स कर लेते हैं एक बार, फिर इसको कंप्लीट ही करना है आज हमें, कैसे भी कंप्लीट करना है इसको। सो गोइंग फर्दर, दिस वाज we have done with protection from attachment। आगे चलते हैं। एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, सेक्शन 12 बोलता है कि एम्प्लॉयर के ऊपर आपने जिम्मेदारी डाल दी। किस किस की, देखो पेंशन स्कीम में वो अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है, डिपॉजिट लिंक्ड में वो अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो भाई एम्प्लॉयर क्या कर सकता है इस केस में, वेजेस कम कर सकता है। तो बोला है एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस। नो एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एनी एस्टैब्लिशमेंट टू विच सच स्कीम अप्लाइज shall by reason of only of his liability for payment of any contribution to the fund or any charge reduce directly or indirectly the wages of an employee। वेजेस कम नहीं करोगे आप किसी भी तरीके से, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली वेजेस रिड्यूस नहीं होंगे। आपका ये लाइबिलिटी है, आप एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो यू हैव सम लाइबिलिटी टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज, तो वो आपको देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। अब आते हैं 17A, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स। ये क्या है कि एक एम्प्लॉय था जो एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी पैसा था इसका, इन द पीएफ, इन द पेंशन फंड, इन द ये जो भी इंश्योरेंस वगैरह का, ये सारा पैसा एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे एम्प्लॉयर के पास जिसके पास ये काम करने गया। तो वही लिखा हुआ है, वेयर एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू विच एक्ट अप्लाइज एंड लीव्स हिज एम्प्लॉयमेंट, छोड़ दिया वहां से, एंड ऑब्टेन्स री-एम्प्लॉयमेंट इन अदर एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई, ये एक्ट नहीं लग रहा है वहां पे। तो जितना भी अमाउंट उसके क्रेडिट में पड़ा हुआ था उस टाइम पर, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इफ द एम्प्लॉय सो डिजायर्स एंड रूल्स परमिट। एम्प्लॉय चाहेगा और उधर के रूल्स परमिट करेंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके दूसरे अकाउंट। पेनल्टीज देखते हैं, देखिएगा सेक्शन 14 की काफी जबरदस्त पेनल्टीज है। क्या है जबरदस्त, तो क्या मतलब बहुत सारी है। ऑफेंस, पहला ऑफेंस है नोइंगली मेकिंग और कॉजिंग टू मेड फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस, है ना। किसी ने भी अगर विलफुली झूठी बातें बोली हैं, झूठे रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, तो कोई भी पर्सन इज लाइबल। पेनल्टी कितनी है, जेल हो सकती है देखो 1 साल तक की, फाइन लग सकता है 5,000 तक का, और दोनों भी। दूसरा है डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एंड इंस्पेक्शन चार्जेस, पर्सन लाइबल एम्प्लॉयर क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट एम्प्लॉयर ने करा है। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल, मिनिमम 1 साल का, मैक्सिमम 3 साल का। इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम 1 साल का, मैक्सिमम 3 साल का, फाइन है 10,000 और दोनों। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन चार्जेस रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक, अब ईडीएलआई के हिसाब से, ईडीएलआई में जो इंस्पेक्शन चार्जेस है उनका डिफॉल्ट कराया आपने, उसमें कंट्रीब्यूशन करने में इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम साल भर, फाइन 5,000 बोथ। डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ एक्ट और स्कीम, ईपीएफ एक्ट नहीं माना, कोई भी पर्सन जो नहीं मान रहा है जेल हो सकती है साल भर की, फाइन लग सकता है 4,000 का, दोनों भी। रेजिडुअल पेनल्टी, कोई और पेनल्टी नहीं समझ आ रही है कि कहाँ जाए, तो रेजिडुअल लग जाएगी, जेल होगी 1 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 6 महीना, और फाइन होगा 5,000। एंड मतलब दोनों भी, दोनों है दोनों। भाई ये आपको पेनल्टीज मैं बोल रही हूँ यहाँ की आपको डेफिनेटली याद करनी है, डेफिनेटली। 5 पेनल्टीज है ले दे करके, तो ये तो आप बिल्कुल याद कर लो बाय हार्ट, है ना। पहला झूठे मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस देते हो तो कोई भी पर्सन इज लाइबल, जेल हो सकती है 1 साल तक की, फाइन हो सकता है 5,000 तक का, और दोनों भी। फिर कंट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट करा है तो एम्प्लॉयर लाइबल होगा, जेल मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 साल, ये सबसे खतरनाक था शायद, और 10,000 का फाइन, और दोनों। कंट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन चार्जेस ईडीएलआई वाले नहीं दिए हैं, एम्प्लॉयर लाइबल है, जेल मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल, फाइन 5,000। तो ये देखिएगा। अब आते हैं ऑफेंसेस बाय कंपनीज। कंपनी पे भी तो ये एक्ट लग ही रहे हैं, इन्होंने तो एस्टैब्लिशमेंट बोला, तो बोला है डील्स विद प्रोसिक्यूशन। अब 14A(1)
मतलब कि अब आप कंपनी में किसको जेल में बंद करोगे, कंपनी थोड़ी बंद होगी। तो बोला है प्रोसिक्यूशन ऑफ द कंपनी एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स। कंपनी में फर्म्स भी आ रही है, एओपीज भी आ रही है। पर्सन किस किस को आप जेल भेज सकते हो, कंपनी को, कंपनी बोला जाता है यार, कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी तो अराइज होती है। पर्सन इन चार्ज, जो भी पर्सन वहां काम कर रहा था। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी एट द टाइम व्हेन ऑफेंस वाज कमिटेड। जिस टाइम ऑफेंस हुआ उस टाइम पर कौन पर्सन इन चार्ज था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, उन लोगों को जेल में बंद किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। नेचर ऑफ लाइबिलिटी कैसी होगी, जॉइंटली एंड सेवरली। पर्सनली होता है, मतलब पर्सनल असेट बेच करके आप अपनी इस लाइबिलिटी को चुकाओ, लेकिन चुकाना पड़ेगा। Nothing shall be held liable if such person proves that offense was committed without his knowledge or he has exercised due diligence to prevent such offense. जिस भी बंदों को आप पकड़ रहे हो कंपनी में, अगर वो प्रूव कर दे कि ये जो ऑफेंस हुआ है वो बिना मेरी नॉलेज के हुआ है, या फिर ये प्रूव कर दे मैंने मेरा ड्यू डिलिजेंस दिखाया था, मतलब मैंने फुल केयर के साथ काम करा है, तो फिर उस केस में उस पर्सन को रिलीव कर दिया जाए। फिर आते हैं इफ प्रोसिक्यूशन प्रूव्स दैट, मतलब दूसरी पार्टी जिसने आपके ऊपर केस करा है वो अगर ये प्रूव कर दे, प्रोसिक्यूशन नाम तो सुना ही होगा आपने, मूवीज सीरीज इतनी देखते हो, प्रोसिक्यूशन वर्ड तो आता ही है कितनी बार। तो प्रोसिक्यूशन मतलब दूसरी पार्टी। तो प्रोसिक्यूशन ने अगर ये प्रूव कर दिया कि ऑफेंस वाज कमिटेड विद द कंसेंट, वो जो बच रहा है ना इंसान उसकी ही सहमति से हुआ है, या फिर उसने अपने पार्ट पे नेग्लिजेंस दिखाई है, मतलब ही वाज नॉट अवेयर, ही वाज लापरवाह, तो फिर उस केस में सच पर्सन शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। उसको मान लिया जाएगा कि वही गिल्टी है एंड ही विल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट, है ना। तो दिस वाज अबाउट ईपीएफ एक्ट। एक बार हम स्कैनर और करेंगे, रुकिए। यहाँ पर याद होगा आपको, इस पीएफ में अप्रेंटिस भी आता है एम्प्लॉय में। देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 4 मार्क्स में, दिसंबर 2010 में। 2011 में प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैचमेंट। डिस्क्रिप्टिव देखें तो व्हेन एंड व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ पर्सन रिसीव पेंशन अंडर ईपीएफ। ईपीएफ में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कब कब पैसा मिलता है, सुपर एनुएशन पे मिलता है, बिफोर सुपर एनुएशन मिल सकता है, डेथ पे मिलता है, परमानेंट डिसेबलमेंट पे मिलता है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन लीगल प्रोविजन। एक सेकेंड यार, लेटेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे, 1 मिनट। 15, 16, 17, 18, देखो 18 का। यार ये ना सेंट्रल, ये प्रोविडेंट फंड में आएगा, तो सॉरी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट आप करने वाले हो आप एक, ये 2018 वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स का उधर से उठ के आया है, अभी आप करने वाले हो, नेक्स्ट चैप्टर ही है आपका, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, PFRDA, वो आप करोगे बाद में, रुकिए। अच्छा चलो देखो, 17 का क्वेश्चन देखिए। व्हेन कैन अ मेंबर विड्रॉ फ्रॉम हिज पेंशन फंड अकाउंट। पेंशन फंड में से पैसा किस किस पर्पस के लिए जा सकता है, लिखिए, आपको याद होगा। पेंशन फंड में से पैसा किस किस पर्पस के लिए विड्रॉ हो सकता है, बताइए, लिखो इधर, किस किस पर्पस के लिए विड्रॉल हो सकता है, लिखिए फटाफट से लिखिए, शॉर्ट में लिखना। देखो अब अपन चैट में कर रहे हैं तो शॉर्ट में लिखो। ड्वेलिंग हाउस व्हाट, बेटा ड्वेलिंग हाउस का 2 वर्ड तो लिख, परचेज करना या कंस्ट्रक्शन करना।
ना, परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग हाउस या फ्लैट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन स्पेशल केसेस, वेरी गुड। नेक्स्ट, एंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये क्या? फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कब था यार? यही नहीं समझ आ रहा मुझे तो। विड्रॉल विद इन 1 year बिफोर रिटायरमेंट, यस करेक्ट। और अगर अनएम्प्लॉयड है तो 75%। हाँ, कितने महीने तक अनएम्प्लॉयड है? आप एडवांस पे चले गए मैम, प्रिया प्रजापति, आप एडवांस करने लग गए। 1 month और मोर, वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, रुकिए। वेजेस देखिए, explain the wages under employees provident fund act, enumerate the items which are not included in it। 3 marks में आया हुआ है। wages में क्या होता है? all emoluments which are earned by employee while on duty or on leave or on holidays with wages in accordance with the terms of contract or employment, which are payable in cash to him but does not include cash value of any food concessions, any DA, HRA, overtime allowance, bonus, commission, similar pay to employee, contributions by employer, any presents made by employer। तो ये ध्यान रखना, ये अच्छे से कर लीजिएगा। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, देखिए। अ पर्सन वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड द कोर्ट ऑर्डर्ड अटैचमेंट ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टीज। स्टेट वेदर द accumulations in PF account of a person is attachable। 3 marks में ये वही है, अटैचमेंट, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट। अटैच नहीं हो सकते, असाइन नहीं हो सकते, चार्ज नहीं हो सकते, अटैच नहीं हो सकते। तो वही लिखा हुआ है, देख लीजिए। अरे यार, 2016 रिपीट अगेन। 15 जून में आया था, 16 जून में फिर से पूछ लिया। Is the amount standing to the credit of a member of the PF attachable in the execution of a decree or court? Examine the law on this point laid down in the Employees PF Act and provision, miscellaneous provisions act। वही, अटैच नहीं हो सकता, असाइन नहीं हो सकता, चार्ज नहीं हो सकता। और कोई ऑफिशियल असाइन अगर अपॉइंट हुआ है अंडर द प्रेसिडेंसी टाउन्स, वो वाला एक्ट और इंसॉल्वेंसी एक्ट में, तो उसका भी कोई हक नहीं है टू क्लेम ओवर दैट अमाउंट। देखो, Employees Provident Fund Miscellaneous Provisions Act is not applicable to certain establishment। List out those 5 marks में। किन पे नहीं लगता? कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनमें 50 या 50 से कम, सॉरी, लेस देन 50% आर एम्प्लॉइंग विदाउट द एड ऑफ पावर। या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जहां पर बेटर ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स है, या any other establishment set up under central province provisional or state act and whose employees are entitled to contributory provident fund or old age pension। न्यूली सेटअप एस्टेब्लिशमेंट पे भी नहीं लगता है। लेस देन 3 years, जिसको अभी 3 साल से कम हुए आए हुए, उस पे भी नहीं लगता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी को भी एग्जेम्पशन दे सकती है।
देखो क्वेश्चन देखो 2010 का. Comment on the following statements. During 2001 and 2, the number of employees were 50 and subsequently reduced to 10. Employer discontinued EPF no, because बोल रहा है not applicable due to reduction. तो आपको पता ही है once the act is applicable, it shall continue to be applied even when the number. आपको मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप क्या लिखोगे, इसका आंसर 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा है. आप लिखोगे once applicable always applicable, है ना. तो बेटा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना. तो बोला है आगे आप ये लिखो once applicable always applicable even if the number later on reduced the minimum number. मिनिमम नंबर से भी कम नंबर हो जाए आपके एम्प्लॉयज का तो भी ये लगता रहे. तो ये थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा आपको. फिर बोला है मिस्टर सुरेश a casual labor draws 5,000 per month. His employer does not include his name for the purpose of PF. क्या वो एम्प्लॉयर सही है? तो बोला है बिल्कुल सही है, कैजुअल लेबर को हम इंक्लूड करते ही नहीं है. फिर आते हैं 2011, देखिए कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है. एन एम्प्लॉय डिजायरस टू कंट्रीब्यूट 20% ऑफ सैलरी अगेंस्ट 12% टुवर्ड्स पीएफ. है ना, 12% ही कर सकता है लेकिन 20 कर रहा है, 8% इच्छा से कर रहा है और डिमांड कर रहा है एम्प्लॉयर को कि तू भी 20% कंट्रीब्यूट करो. इज दैट अ करेक्ट वे? कर सकता है क्या एम्प्लॉयर? एम्प्लॉय याद होगा आपको, आप बताइए जरा. स्कैनर है बेटा, भेजे. यस यस.
In general case, PF contribution is raised from 8.33% to 10% in special case of establishment. ठीक है भाई, so up to 12% contribution is valid. नहीं नहीं ये नहीं, सी, हाँ ये बिल्कुल सही है, आगे का इसमें ये ऐड हो जाएगा कि एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट, उसका मतलब एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट वॉलंटरली, है ना, बट ही कैन नॉट फोर्स एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूट अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कितना भी कंट्रीब्यूट करे वॉलंटरी इच्छा से, बट वो एम्प्लॉयर को फोर्स नहीं करेगा कि तू भी मेरे जितना ही कंट्रीब्यूट करो, है ना। मैचिंग कंट्रीब्यूशन के लिए एम्प्लॉयर को फोर्स नहीं करेगा, एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट मैक्सिमम अप टू 12% in special cases and 10% in normal cases. एक बार और स्कैनर देखते हैं। अच्छा, आप लोग के पास बाकी सब्जेक्ट्स के स्कैनर है? शैल आई सेंड दैम या है, बताएं एक बार। ये बताइए जरा, 2015 का देखिए एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है। Sushil retired from the services of ABC Limited on 31st March. He had a sum of 10 lakh in PF account. It has become due for payment. ड्यू हुआ था इसका 30 अप्रैल को, पेमेंट ड्यू हो चुका था, है ना, बट द कंपनी मेड द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट आफ्टर अ ईयर। साल भर बाद पेमेंट करा कंपनी ने। सुशील क्लेम्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्यू अमाउंट, है ना, वो जो डिलेड आपने पेमेंट करा उस पे वो इंटरेस्ट मांग रहा है एट द रेट 15% पर एनम पूरे साल भर का। आप बताइए क्या सुशील का क्लेम वैलिड है? तो वो रेट कितनी थी, सिंपल इंटरेस्ट की रेट कितनी थी, बताएंगे जरा अपने प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बताना, ये स्कैनर थोड़ा सा पुराना भी हो सकता है। व्हाट वाज द रेट? स्कैनर तो मैं भेज रही हूँ, आप ये बताइए। 12% ही है ना, हाँ ठीक है, तो 12% से मिलना चाहिए था, वो 15 मांग रहा है तो नॉट अलाउड, नॉट एडमिसिबल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फ्रेम करके अब देखो ना इसने कैसे लिखा है, थोड़ा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। चलो मैं पहले एक बार आपको स्कैनर्स भेजती हूँ सारे। मैंने पेपर 6 ही डाउनलोड किया है शायद।
ये कैलकुलेशन पार्ट रह गया है अपना, ईडीएलआई में कैलकुलेशन पार्ट रह गया है, वो मैंने भी नहीं अपडेट करा, करना पड़ेगा वो। ठीक है, आगे देखिए, इंस्पेक्टर की पावर्स पूछिए, व्हाट आर द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, ये लिखा हुआ है देखो क्या, एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर ईपीएफ एक्ट मेक्स एन इंस्पेक्शन एट 10 PM फैक्ट्री 5 hours आफ्टर फैक्ट्री टाइमिंग्स के बाद, 5 घंटे बाद आया, एंड सीक्स टू टेक कॉपीज of shareholder register. How far the act is his action reasonable? यार ऑफिस आवर्स में आके चेक करो ना। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर कैन इंस्पेक्ट कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉपीज ले सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है किसी भी रजिस्टर का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, एंड वेयर ही हैज अ रीजन टू बिलीव कि ऑफेंस कमिट हो रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो सीज भी कर सकता है। सीज मतलब जब्ती करके ले गया बुक्स और रजिस्टर वगैरह, है ना। The register of shareholders is not relevant in any offense mentioned in the act. He is not justified in taking copies of such register. Moreover, he should take copies of document during working hours. It is unreasonable on his part to take copies at 10 PM, है ना, it is unreasonable। वो 10 बजे आ रहा है वो, और एक तो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट। देखो ये पहली बात हो रखी थी, ये कहीं, ये इंस्पेक्टर की पावर आपने कहीं और भी पढ़ी है, उसको कॉपी पेस्ट मारा है यहाँ पे। ये क्या था, इंस्पेक्टर क्या क्या कर सकता है, कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है, और क्या किसी को बोल सकता है, इंक्वायरी कर सकता है अबाउट एनी डॉक्यूमेंट, वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे इंक्वायरी कर सकता है, और अगर उसको लगता है कि हाँ फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो सीज भी कर सकता है। लेकिन वही डॉक्यूमेंट्स विच इज रिलेटेड टू फैक्ट्री ओनली, है ना, आपको शेयर होल्डर रजिस्टर से क्या मतलब है ना, आपके जो फैक्ट्री से रिलेटेड रजिस्टर्स है उनसे ही मतलब होना चाहिए, कोई और कॉपी बुक आप नहीं ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये वाला। आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं, मतलब आप एक बार देखेंगे, यू विल गो थ्रू इट, तो फिर आपका पीएफ का आप देखो ना, साथ में ऐसा करो स्कैनर भी कंप्लीट करते जाओ। अब जो जो होता जा रहा है उसमें स्कैनर भी आप कंप्लीट करते जाइए। मेरे को पता नहीं था, मैंने स्कैनर आई थिंक भेज दिया था। ऐसा करना, अब अपने कितने एक्ट्स हो चुके हैं देखिए, ग्रेचुटी हो गया, बोनस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, और ये पीएफ हो गया, ये 4 एक्ट्स हो गए हैं, तो चारों एक्ट्स के आप स्कैनर भी आज कंप्लीट कर दो, पूरा स्कैनर कंप्लीट कर दो चारों का, कॉन्फिडेंस ही अलग आता है। ये ग्रेचुटी का है। चलिए आज आप करिएगा ये, है ना, इज इट डन, जो मैं बोल रही हूँ वो करना ही है आज आपको, समझ आ गई बात क्या करना है। एंड वो मतलब आप प्रायोरिटी बेसिस पे वो काम करो आज, स्कैनर सॉल्व करो, ठीक है ना। तो आज इसको बंद करते ही आप तीन तीन एक्ट्स का आपको स्कैनर करना है, बोनस, ग्रेचुटी और फैक्ट्रीज, ठीक है। फिर कल हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एक्ट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।